ऑल राइट। तो लास्ट क्लास में हम यस किसी सर। की बाइंडिंग एनर्जी कर रहे थे, राइट? बस एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो हम लोग कहाँ पे थे, क्योंकि वो थोड़ा सा जहाँ मैं डिजायर्ड था रोकने के लिए क्लास वहां पे रुकी नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा कहाँ पे रुका था एग्जैक्टली। सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आर बॉन्डेड ओनली। हाँ हाँ, मैं बस वो नोट्स ही खोल लेता हूँ ना। एक मिनट रुक जाओ। ज़्यादा नहीं हो पाया था, 2-3 पेज ही हुए थे। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर बाउंडेड स्ट्रांगली। ठीक है, ठीक है। मेजर एक्शन टू सेपरेट न्यूट्रॉन, हाँ बाइंडिंग एनर्जी डिफिनेशन बेसिकली मैंने लिखवाई थी, राइट? यस सर। हाँ, तो फिर मैं बाइंडिंग एनर्जी से ही शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है? यस सर। फिर से बता देता हूँ जितने लोग नहीं आए थे, या मतलब एक कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए। इट इज सेकंड क्लास ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। यस यस, यू कैन सी। मैं हमेशा इसे लेक्चर नंबर सबसे पहले लिख देता हूँ कि लोगों को एटलीस्ट पता रहे कि वो कितना मिस किए या कितने पे हैं वो। ठीक है, खैर ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब आप नाम से भी जान रहे हो, बाइंड करना। तो क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है, जब आप न्यूक्लियस के अंदर होते हो, जब बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, तो उसमें क्या होता है कि हाँ, प्रोटॉन प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी है। मतलब ये 3 तरह के इंटरेक्शन पॉसिबल है। पीपी पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से भी स्टिल ये दोनों मतलब एक साथ हैं। तो क्या चीज है जो उनको साथ में रख रही है? तो आंसर क्या था? क्यों होते हैं साथ में? बिकॉज ऑफ मेसॉन एक्सचेंज। ठीक है, विल डिस्कस विल बी डिस्कस लेटर। हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी आप इतना जान लो कि मेसॉन एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से ये दोनों बाइंड रहते हैं। बट स्टिल वी नीड सम एनर्जी। वी नीड सम एनर्जी टू detach proton and neutron from each other। ठीक है, that energy is called that energy is called बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। इसका केवल एक फंडा है, बहुत सिंपल सा है। कहते हैं कि जब मान लो आपके पास कोई एटम है जिसका नाम है Z X, और ऐसे लिखते हैं, कोई एटम है A जिसका नहीं X मान लो, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर A है, और सॉरी एटॉमिक मास A है, और ये एटॉमिक नंबर Z है। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना है? Z है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? A माइनस Z। ए माइनस जेड। एग्जैक्टली। तो देखा गया कि Z इंटू एम ई, मतलब एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम पी इज मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब कहा जा रहा है कि ये जो मास होता है ना टोटल, लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा, मास डिफेक्ट पढ़ा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। कईयों ने पढ़ा होगा। यस सर। पर उसी तरह से ही मतलब क्या होता है कि जितने प्रोटॉन है उनका इंडिविजुअल मास, और न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास,
जब उनको मिलाया जाता है, आपस में जब मिलाया जाता है, तो जो रिजल्टेंट एटम है या रिजल्टेंट न्यूक्लियस है, उसका मास कम होता है बचे कुचे लोगों से। अब वो समझ में नहीं आया लोगों की कि ये है हो क्या रहा है, ठीक है। तो सीधा मतलब इनका ये कहना था कि मान लो मेरे पास Z प्रोटॉन है प्लस A माइनस Z ये है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन M लिख देता हूँ, ठीक है, M लिख देता हूँ यहाँ पर। तो here M is mass of resultant nucleus, ठीक है, ये होता है। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट ये है कि जब देख रहा हूँ कि मास कंजर्व नहीं हो रहा है, शुरुआत में मेरे पास कुछ और मास था, लास्ट में मेरे पास कुछ और मास था, तो ये बच कहाँ गया ये मास? तो ये जो मास डिफेक्ट है, मतलब Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, दिस इज व्हाट, डेल्टा एम, ठीक है। एंड दिस मास गिव्स या बिकम या ये ज्यादा सही है, डेल्टा एम प्लेस इट्स रोल एज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। वो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाती है फिर, एनीवन, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट्स द फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. और फिर एक और चीज, अब ये डेल्टा एम को थोड़ा सा लोगों ने कहा कि ये जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस का मास है, इसको एन लगा देता हूं मैं, बड़ा सा कैपिटल एन, एम एन, ठीक है, यहाँ एम एन लिख देता हूं मैं। ये तो एम एन जो है तो रिजल्टेंट न्यूक्लियस का है, पर हम न्यूक्लियस से थोड़ा बचना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि किस एटम की बात हो रही है। एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं कि नहीं? यस सर। अब एटम में तो न्यूक्लियर, सॉरी, एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि चीजें जनरल टर्म में आ जाएं। जनरल टर्म में मतलब जैसे मान लो डेल्टा एम जो है अभी तक क्या है, एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, स्मॉल एम एन माइनस कैपिटल एम, यही है ना, ठीक है। Yes, sir. थोड़ा सा चलो जल्दी कर देते हैं, इस चीज को ऐसे लिख देते यस हैं सर। और बाइंडिंग एनर्जी के बराबर कर देते हैं, और ये सी स्क्वायर। अब समझ में, अब लोगों ने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, एम एन है, ये एम एन है, अब इसको थोड़ा एटॉमिक के फॉर्म में लिखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जेड एम पी प्लस जेड एम ई ऐड किया माइनस एम एन माइनस जेड एम ई सी स्क्वायर, ये क्या बन गया, जेड इंटू एम एच। भाई क्या होता है, एक हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, है ना। यस सर। बस इसलिए z इंटू एम एच हो गया, a माइनस जेड स्मॉल एम एन, और ये क्या हो गया, इसको अगर ब्रैकेट लगा दूं इस तरह से तो क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ एटम, रिजल्टेंट एटम, और सी स्क्वायर हो गया। अब न्यूक्लियस का कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ये है तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करा देते हैं हम आपको, तब पूरा ये क्लियर हो जाएगा। पहले बताओ फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं, कैसे आया, क्या आया, हाँ क्लियर है सर। Yes, sir. फॉर्मूला क्लियर है, यस सर। बहुत अच्छे। अब अगला आता है बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है।
इस पूरे ये जो कोर्स है हमारा, ये बहुत कॉम्पैक्ट रहेगा, मतलब उतना ही पढ़ाऊंगा जितना पूछा जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ईएमटी में मैंने बहुत लाइक टाइम यूज किया है, पर हाँ ये है कि समझ में जरूर आएगा, इसका आप गारंटी मेरे से। ठीक है, यह है बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसे कुछ एग्जांपल लगाते हैं पहले। ठीक है, लगाते हैं, फिर उसके बारे में फिर हम एक कर्व बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे बाइंडिंग एनर्जी का पर न्यूक्लियन और फिर एटमास नंबर। ठीक है, उनके बीच का एक कर्व बनाएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए। ठीक है, एक मिनट, फिर एग्जांपल लेते हैं। Just let me search one any कोई आइटम ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं कॉपर का। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कॉपर 42 20। ठीक है, ये है कॉपर, मान लो ये कोई आइसोटोप है कॉपर का। नहीं नहीं, कॉपर का क्या होता है, 40 होता है। लेट मी गेस, शायद 40 होता है। कैल्शियम ले लो, चलो 42 Ca20, ये ले लो 42, ये ले लो। मुझे भी कॉपर का याद नहीं आ रहा है, पर ये कैल्शियम का तो मुझे याद है। इसका आंसर लिखते हैं, और ऐसे ही आता है, बस यहाँ पे कोई और दे देगा। ठीक है, यहाँ पर कोई और दे देगा पर रहेगा यही तरीका, सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके को देख लो, आता सेम ऐसे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो निकालो क्या जेड कितना है, एनीवन, जेड कितना है इसमें, 42 की 20? 20. वेरी गुड। व्हाट अबाउट ए माइनस जेड? 22. 22, मतलब ये नंबर ऑफ ये न्यूट्रॉन की संख्या है। दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। अब कह रहा है क्या, सी स्क्वायर 20 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 22 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम एटम। अब समझ में आ रहा होगा एम एटम की अहमियत। अब डायरेक्ट यहाँ पे तुम 42 ले सकते हो। ठीक है, और ये हो गया। अब सी स्क्वायर 20 इंटू एम एच कितना होता है, हाँ मैंने नहीं दिया एम एच, बल्कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पे आप पढ़ोगे इसके जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, जो कि जनरली होता है 1.00782 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, बस आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरा प्रॉब्लम वैसे मल्टीप्लिकेशन का ही है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, मैं इसको ज्यादा कराऊंगा नहीं। 22 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कितना होता है, Mn, माइनस 42 कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे दिया रहेगा।
ठीक है, नहीं तो अगर 42 नहीं करना होगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो जो एटॉमिक मास दिया हो प्रॉब्लम का, जैसे यहाँ 42 दिया हुआ है तो 42 यूज कर लो, अगर नहीं दिया तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा। अब ये इसको जैसे सॉल्व करोगे पूरा, जब सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ आएगा, ठीक है। सर ये सारा दिया रहेगा? हाँ सब दिया रहेगा, सब दिया रहेगा। यू विल बी प्रोवाइडेड Mn, Mh, ठीक है, M एटम, सब दिया रहेगा। वही फार्मूला यूज करना है बस क्या? बस 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 मैं फॉर्मूला पुट करना सिखा रहा हूँ। और तो और एक और चीज, इसको करने के बाद एक और काम कर सकते हो, ये सी स्क्वायर से अगर परेशानी हो रही हो, ठीक है, कभी कभी होता है कि ठीक है नहीं मन हो रहा है, सी स्क्वायर से मन नहीं लग रहा है, तो सेम फॉर्मूला जो है ना बाइंडिंग एनर्जी का, आप ये भी कर सकते हो। यस डेल्टा एम जो आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 931.5 MeV, ठीक है। सर डायरेक्ट आ जाएगा क्या? हाँ डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है, इसको सी स्क्वायर ओमिट करके, इसको हटा करके यहाँ पे सीधे 931.5 MeV कर सकते सर आपने यहाँ पे यमन की वैल्यू लिखी है, हो। हाँ आप बोल रहे हैं क्वेश्चन में भी गिवन होगा, ये हाँ, आपने सपोज किया है कि एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी? क्या 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 मैंने एग्जैक्ट सपोज किया है? ये यमन की जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन नहीं है? नहीं, ये मेरे को एक एग्जांपल जो दिया हुआ मेरे पास है, एक एग्जांपल, जैसे जब मैं पढ़ता था तो ये वैल्यूज यही रहती थी, घूम फिरा के इसी के आसपास रहती थी, तो प्रॉब्लम में भी ऐसे ही होगा। ये मैंने एज्यूम नहीं किया, ये है फैक्ट है, ठीक है, ये है। अप्रोक्सीमेटली इतनी ही रहेगी मतलब? हाँ 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 हाँ, MH MN आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास जो डेटा है उसमें MH दिया हुआ है 1.00782, Yes. MN क्या दिया हुआ है 1.008665 AMU, और MP कितना दिया हुआ है 1.00727 ठीक है, बस। सर हाँ सर जो मार्क्स दिया है तो मतलब उसको नेगलेक्ट करके वन डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, मतलब नहीं 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 1.008 नहीं नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे आप ध्यान दो, डेल्टा एम के साथ सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यस अब देखो ना छोटी से छोटी क्वांटिटी भी सी स्क्वायर के अंदर क्या लिखा होता है 9 × 10⁻16, तो 16 यस प्लेस तक ये इसको सिग्निफिकेंट बना देगा। बात समझ रहे हो? अभी तो यहाँ पे तो इतनी ये यस सब नंबर बहुत नेग्लेजिबल लग रहा है, पर 10⁻16 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये पूरी नंबर हो जाएंगी ना बड़ी सी, दैट्स व्हाई दे आर यस इम्पोर्टेंट। ओके, ओके इसलिए वन नहीं ले सकते, वन लेते तो कभी मास डिफेक्ट ही नहीं होगा। और ऊपर से हम जिस स्केल पर है, न्यूक्लियर स्केल पर है, उसमें तो सब चीज बहुत बहुत हल्की है, उसमें भी मास डिफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब न्यूट्रन फिजन होता है तो क्या होता है, आप जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है फ्यूजन में, तो क्या होता है कि जैसे ही वो फटता है, साथ यही डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर पढ़ते थे ना, न्यूटन का फॉर्मूला, यस सर। ये उसी से तो निकला है, इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब उसी से ही तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर वो हुआ था। जेएनयू में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर राजा रमन सर, वो उनके जो पीएचडी एडवाइजर हैं, उनके पीएचडी एडवाइजर थे, वो जब न्यूक्लियर बॉम्ब बना था उसमें उस प्रोजेक्ट में थे वो, समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जेएनयू में। तो ऐसे ही तुम क्वेश्चन पूछे तुम्हारा तो वही उनकी बात याद आ गई। अरे भाई अभी कौन आ रहा है? स्वाति चौबे, थोड़ा टाइम पे आ जाया करो। हम्म,
ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे थे समझ में आया कैसे डेल्टा एम सी स्क्वायर निकालते हैं? कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और एग्जांपल ले लें कि हो गया कि और करा जाए एग्जांपल और ये सर एकदम से गलत एक करा दें? इज इक्वल टू MC स्क्वायर को फाइंड करिए, कर फाइंड सकते क्या हैं करना, हम कोई फाइंड। दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सोच रहे यूनिट सेम नहीं होगी। ये तुम्हें जूल में बताएगा तो ये तुम्हें एमईवी में आंसर दे रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर सेम करने की कोशिश करना तो याद रखना, ठीक है? ई की एग्जैक्ट वैल्यू सर इसकी 1. एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ई की चलो को कैलकुलेट करना पड़ेगा, रुक जो करते हैं क्या करना है। डेल्टा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? कि मैंने एक क्वेश्चन अपने मन से बना दिया है ना, तो मुझे डर है कि इसका मास घट ना जाए। ऑल्दो इट्स गुड कि करवा रहे हो, बट नो प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई। सर कर लेंगे सर फाइंड। अरे नहीं, उसने कहा है तो ऐसा हो जाएगा ना कि सर ने मेरी बात इग्नोर कर दी, ऐसा भी अच्छा नहीं लगता है ना। सर हमने ही पूछा था तो कर लेंगे। अच्छा, तुम ही ने पूछा? अच्छा रुको, ऐसा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ रहा है 0.34703, राइट? इनटू या तो सी स्क्वायर कर दो और 0.34703 इंटू 1.5 MEB कर दो। दिस इज मोर यूजफुल। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज मोर यूजफुल, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में आने वाले वो इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर आएंगे, ठीक है? इसको ज्यादा यस इज्जत देना, ठीक है? अब इसको तो कैलकुलेट कर ही लोगे। हाँ सर। खैर वैसे भी कर दे रहा हूँ, जब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो फिर समापन कर ही दिया जाए। आंसर यार देख लो, तो एक और क्वेश्चन करा देते हैं। यस हाँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? याद है किसी को? सर 10 6 हम्म 10 6 10 6 6 12 6 12 वही। 6 12 ओके 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 6 12 राइट। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम Yes. नहीं है। अब एक चीज हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं बनाया हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन। सर यूरेनियम का ज्यादा आता है। हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड, हाँ यूरेनियम कैसे, क्योंकि उसका वही न्यूक्लियर रिएक्शन में उसी का कंसेप्ट ही है। हम उसको इसलिए रोके हुए क्योंकि भी मैं पढ़ाऊंगा ना न्यूक्लियर रिएक्शन, उसी का रेडियो एक्टिविटी सब कुछ उसी का ही होना है, क्यों परेशान हो रहे हो? न्यूक्लियर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वन इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कर देते हैं, वन न्यूट्रॉन फ्रॉम कार्बन, ठीक है? सॉल्यूशन। अब मैंने क्या बोला, 12C6 क्या हो जाएगा? एक एक न्यूट्रॉन इसने अगर छोड़ दिया तो 11C6 प्लस 1 N0, ठीक है? ये बन जाएगा। अब मास डिफेक्ट कितना हो गया? मान लो इसका है कितना हो जाएगा, इसका मान लेता हूँ एम 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 प्राइम मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ एम है और इसका एम एन है। जो डेल्टा एम कैसे निकालोगे आप लोग? हम्म ये हो जाएगा एम प्लस एम एन माइनस एम प्राइम, ठीक है? और इंटू 931.5 एम। अभी एम और एम एन की वैल्यू तुम लोग रख सकते हो आराम से। मान लो एम एन दिया हुआ है, एम क्या है, एम ये है, मान लो 11.9, अरे 11 ऐसे कर लो,
10.9816 ऐसे कुछ दिया, मैं बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। एम एन है, मान लो एम एन का एग्जैक्ट ले सकते हैं। एम एन का हमने क्या लिया था एग्जैक्ट, 00866 था, ठीक है। और एम प्राइम मान लो तुम्हारा है 11.000136, ऐसे ले लो, ठीक है। यू तब समझिए इसकी वैल्यू तुम्हें सीधे रखनी है, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा डेल्टा एम हो जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर, वो तुम्हारी एनर्जी नीडेड टू रिमूव द वन न्यूट्रॉन हो जाएगा। समझ में आया? जस्ट कैलकुलेट मास डिफेक्ट इनटू 931.5। बात समझ में आया? तो बस ये कर लोगे उसमें ना जेड तुम्हें। हाँ बोलो। तो उसमें जेड एम एम प्लस ए माइनस जेड एम एन ऐसा करना होगा ना? देखो कर सकते हो, अगर नहीं दिया है प्रॉब्लम में, वैसे देगा, प्रॉब्लम में हमेशा देगा वैसे कि 12C6 की वैल्यू इतनी है, 11C6 तो का इतना उसमें है। सिर्फ प्रॉब्लम में सिर्फ एम लिखा है, वो जो प्रॉब्लम में केवल M। ये सर सेकंड प्रॉब्लम में हाँ इसमें क्या हो गया है बताओ? सर मास डिफेक्ट में तो सिर्फ सिर्फ ओनली एम लिखा है ना, तो सर उसको जेड से मल्टीप्लाई करके सर प्लस ए माइनस जेड ऐसा करके। अच्छा ये आप कह रहे हो, ये न्यूट्रॉन की ये संख्या यहाँ सर पर कितनी है? अच्छा ये कह रहे हो ये न्यूट्रॉन की सर संख्या यहाँ पर एक, नहीं न्यूट्रॉन तो एक ही निकला है ना। सर लेकिन सर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना? नहीं, एम है मेरा मास ऑफ 11C6, एम प्राइम है मास ऑफ 12C6, और एम एन है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो इसमें ओके क्या सर गॉट प्रॉब्लम? इट। समझिए ना, ये दिया यस सर रहेगा गॉट इट। आपको, सीधे यही दिया रहेगा, ठीक है। यस सर। बिल्कुल परेशान ना हो। सर ये 12 से 11 कैसे हुआ इसका बता दे, मतलब सर एक न्यूट्रॉन अगर निकलेगा तो सर इसका मास मतलब मास इसका घट जाएगा। घटेगा क्या, आप ये सोचो ना, जेड मेरा 6 का 6 ही है, ठीक है कि नहीं। यस सर। और न्यूट्रॉन की संख्या कम हो रही है, तो जेड प्लस एन होता है ना, ए इक्वल ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस सर। जेड वही का वही है, तो ए माइनस वन माइनस जेड हो जाएगा ना, जब न्यूट्रॉन खो देगा एक। ओके 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 सर ओके, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 गिवन है। हाँ यस। अब कोई कुछ दो ही न्यूट्रॉन निकालने हैं, इफ तो सर ए माइनस 2 इट 2 हो वाज जाएगा। आस्क्ड 2 न्यूट्रॉन, then यस सर। 12C6 becomes 10C6 plus 2 1 and 0. If it was asked 1 proton, 12C6 will become 12C5 plus 1 P0, यस सर हो गया। right? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। यस सर जैसे मास डिफेक्ट में हम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का निकालते हैं ना, क्या 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 फिर से बोलो। जैसे जैसे मतलब इसमें हमने देखा कि 6 प्रोटॉन है हाँ और इसका मास नंबर 12 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 माइनस 6, तो मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 6 प्लस 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, हाँ फिर निकलता वैसे माइनस ही है, टोटल नंबर। निकलता वैसे ही है। जैसे आपसे मुझसे पूछा जाए कि चलो हेमंत बताओ कि भैया 12C6 कितना होता है, तो तुम बिल्कुल ऐसे ही करोगे, 6 इंटू एम पी प्लस 6 इंटू एम एन, जो आंसर आएगा। यस सर। बस मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अगर प्रॉब्लम में दिया है तो ये तुम्हें ऑलरेडी दे देगा, तुमसे इतना मेहनत नहीं करवाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके दे दी जाएगी। अगर 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 नहीं देता है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, बस प्रॉब्लम का टाइम बढ़ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। बट जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो सर कि तो 11C6, एक मिनट, 11C6 निकालना हो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 5 इंटू एम एन प्लस 6 इंटू एम एच हो जाएगा।
सही कह रहे हो। बट अगर आपको ऑलरेडी अगर दे रखा है तब तो आप खुश हो जाइए, नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, इन्होंने सही बताया है, हम इसे चाहें तो कैलकुलेट कर भी सर ये सकते हैं। कैपिटल एन की वैल्यू आएगी हम्म, सर, कैपिटल एन की वैल्यू आएगी ना, ये जो 5 mn प्लस ये ना, 6 mn कर रहे हैं। हाँ अरे सर। ये इसकी बात कर रहे हो हाँ सर, इसी की बात है। जो मैं इरेज कर रहा हूँ इसकी, की जो सर मतलब 5 इंटू एम एन जो 11 नहीं से नहीं 6 का जो अरे निकाले हैं मैं वो ये देखो, कैपिटल एन की वैल्यू मैं आएगी। बताता हूँ, ये ए है और ये जेड, कोई एटम है मान लो, इसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास ए है, तो वो जेड पूछ इंटू, रही है कि वो डेल्टा एम है, वो डेल्टा एम थोड़ी है, नहीं डेल्टा एम ये कैसे हो जाएगा? वही पूछ रही हूँ। नहीं सर, मतलब जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एन करते हैं इंटू सी स्क्वायर करते हैं तो वही आएगा ना, मतलब ओहो, मास डिफेक्ट ये होता है ना, जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस जो टोटल आता है माइनस एम एटम, यस सर। इसको सी से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, केवल इतना निकालने से बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी ना निकलेगी, इतने से ही मास डिफेक्ट थोड़ी ना निकलेगा। आपने कहा कि मेरे पास, आप मेरी बात समझिए, आपने जैसे कहा ये चीज, हाँ 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 हाँ, आप मैं प्रॉब्लम, अब मैं समझा, यस मैं सर, समझ समझ गया आ मैं गया। समझ गया समझ गया प्रॉब्लम। हाँ ये देखो, इन्होंने जो बताया कि हम इस तरह से कर सकते हैं क्या, हाँ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, अभी याद आया मुझे को, मास डिफेक्ट प्रॉब्लम माइनस करेगा, मास डिफेक्ट प्रॉब्लम माइनस करेगा। 12 करेंगे ना, नहीं 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 तो नहीं नहीं जितना आए। नहीं जरूरी नहीं 12 एग्जैक्ट होता हो, जो 12 लिखा होता है 12 एग्जैक्ट नहीं होता, 12 के बाद भी कई सारी नंबर होती हैं ऐसे ही, बस क्या होता है ये नेग्लेजिबल हो जाती है यहाँ लिखने के लिए, यहाँ पर लिखने के लिए काफी लंबी जगह लगेगी, इसलिए केवल अप्रोक्सीमेट लिख लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर, हाँ जो आप वही मैं बता कह रहे रही हो, थी कि अगर टोटल सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का निकाल के फिर उसमें से माइनस कर लेंगे तो वो डेल्टा एम हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, अप्रोक्स नॉट एग्जैक्ट। यस सर। और ये जो मैंने बताया ना ये वाला, ये इस तरह से आ जाएगा, ये मुझसे गलत हो गया, मुझे लगता है ऐसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मास डिफेक्ट प्रॉब्लम करेगा, यही तो प्रॉब्लम ही थी, मास डिफेक्ट इसी को तो कहते हैं कि इंडिविजुअल के बराबर ये नहीं आ रहा है, दैट्स वाई हमें मास डिफेक्ट का फॉर्मूला में लेना पड़ रहा है। ठीक है, यस। हाँ ये दिया रहेगा, अब आप कंफर्म हो जाओ, ये दिया रहेगा, ये सब दिए होंगे अगर आपके पास प्रॉब्लम आई तो। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा अच्छा आपका क्वेश्चन था ये, और प्रॉब्लम की जाए कि इनफ है? कुछ होमवर्क दे सर दूं? यूरेनियम। यूरेनियम पे करना है, 237 होता है गैस, और 79 राइट। कितना होता है? 238। 238 होता है, और क्या होता है 79 होता है नीचे? 92। एक बार चेक कर लेने दो मेरे को। यस सर 92 होता है। नाइन्टी टू 92, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा लगाता हूँ। सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। हाँ मैं सोचा, पर मैं सोच रहा हूँ कि जब आप पूछो तो थोड़ा सा रियल वैल्यूज कर ली जाए, क्योंकि हेल्प हो जाएगा ना सबको कि हाँ क्या होता है कैसे होता है ये चीज। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा है इसका मास, 238 सर अप्रॉक्सीमेट। .029 तक लिखा हुआ है एक जगह।
इसका मास मतलब जो लिखा हुआ है 238.92 का लिखा हुआ है 238.029, ठीक है, समझ रहे हो, ये लिखा हुआ है। बट ऑल्दो मैं इससे खुश नहीं हूँ, मुझे लगता है इसके बाद और होना चाहिए, सही रहता। हाँ, बट आप इसका अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहें तो क्या होगा, 92 mH प्लस 238 माइनस 92 कितना हो गया, 641, ये होगा ना, 146 हुआ। Yes, sir. हाँ सही है, 146 इंटू एम एन माइनस 238.029 इंटू 931.5 एम, ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही हो जाएगा, और आपको दिया रहेगा, इसका मास दिया रहेगा और इसका दिया रहेगा और इसका दिया रहेगा, ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ओके, अब आगे इसी बढ़ते को मैं हैं। कह रही थी, ब्रैकेट वाला जो होता है, हाँ हाँ हाँ, अगर इसी आप की इस, बात कर रही थी ठीक मैं। है ठीक, मुझे शायद आवाज क्लियर से नहीं आई होगी तो मैं समझ नहीं पाया, बट आप इसको कह रहे हो तो सही कह रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े हम। Yes, sir. Yes, sir. जब बाइंडिंग एनर्जी एक कर्व बनाया गया बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड एटॉमिक मास ए, और ये है बीई बाई ए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, इसके बारे में पहले कुछ इसके बारे में थ्योरी दे देता हूँ मैं। ये क्या होता है, एम एन एम, इसको ऐसे कर लो, ए माइनस जेड एम एन प्लस माइनस माइनस एम एटम, ठीक है। ठीक है, अब इस चीज का कर्व बनाना है, मतलब हर एक z के लिए और a के लिए, ठीक है, ये सब तो ये सब तो निकाल सकते हैं, इसी को प्लॉट करना है, ठीक है। ये प्लॉट जब देखा गया ना, कराया गया, तो अप्रोक्स अप्रोक्स पहले कुछ यूज था, अभी मैं अप्रोक्स ग्राफ बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्स है, सॉरी, ड्राइंग स्किल्स समथिंग लाइक कुछ यूं, ठीक है, कुछ यूं हो जाता है, आई होप सही बनाओ, although like it's this is a curve with details, काफी डिटेल से भरा हुआ है ये, और ये जो पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट, दिस करेस्पॉन्ड्स टू 56 Fe 26, ठीक है।
इसीलिए क्वेश्चन बनता है, इसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एटॉमिक मास है मैक्सिमम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, एक बहुत इंटरव्यू का अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब आप लोग सोचिएगा, मुझे बताइएगा, कल जवाब दीजिएगा अगर जितनों को पता हो, कि जब ये बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या? मोर बाइंडिंग एनर्जी, मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना स्टेबल न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई मेरा कुछ ऐसा है कि उसको जितनी ज्यादा एनर्जी मुझे लगेगी दूसरे से जुड़ एक दूसरे से हटाने के लिए, जैसे मान लीजिए आप सोचिए खुद ही सोचिए कि जैसे मान लीजिए कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तुम्हें उसे खींच के तोड़ना है, तुम्हें जितना ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो चीज उतनी ही ज्यादा मजबूत है ना, उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी मेरा न्यूक्लियाई उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बट यहाँ पर इस कर्व में हम क्या देख रहे हैं, इस कर्व में क्या देखा जा रहा है कि यार ये तो बाइंडिंग एनर्जी आयरन की सबसे ज्यादा है, तो ये सब क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? आप लोगों को पता है ना अल्फा बीटा डीके वगैरह होता है। डीके होने का कारण क्या होता है कि वो क्या होते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्टेबल न्यूक्लियाई तक पहुंचने के लिए उन्हें डीके होना पड़ता है। ठीक है, जब न्यूक्लियर और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब का जो डिफरेंस है नंबर का वो ज्यादा होने लगता है, तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो क्या होते हैं कि वो इसी तरह के अल्फा बीटा रेस निकाल करके वो स्टेबल न्यूक्लियाई में आना पसंद करते हैं। पर मैं कह रहा हूं कि ये सब फिर एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं दुनिया में? करना नहीं चाहिए सब, आज तक तो सभी आयरन में उठ के आ जाना चाहिए जब इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है तो। हम्म, सोचिएगा इसके बारे में। समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार फिर अच्छा से ठीक है, बोलो। जब मैं रेडियो एक्टिविटी के पढ़ाऊंगा तब ये क्वेश्चन फिर पूछूंगा। नहीं, आप जो इस सारे पॉइंट जो एफ में ग्राफ में दिखा रहे हैं, तो हाँ, वो ग्राफ में क्या मतलब सबकी पॉइंट एफ बी से नीचे है या एफ बी के इक्वल है क्या? मतलब ये बाइंडिंग सब एनर्जी एफई एफ के बी से नीचे है ज्यादा ना, है कम? ये झुकता हुआ जा रहा है, ये कर्व झुकता हुआ जा रहा है ना ये। तो एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ रहा है बाइंडिंग एनर्जी फिर धीरे धीरे हल्की हल्की कम हो रही है, बट मैं कह रहा हूँ कि ये सब इधर की तरफ इसकी तरफ बन क्यों नहीं जाते? मैं बताता हूँ, रेडियो एक्टिविटी So जब too पढ़ाऊंगा तब many पढ़ाऊंगा। चलो चलो छोड़ो। so too many सर neutrons एक मिनट decreases एक मिनट stability. सर बाइंडिंग एनर्जी मतलब एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो न्यूक्लियॉन के नंबर पर डिपेंड कर रहा है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज कर रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ये सोचो कि जैसे यूरेनियम है उसमें भी 92 भी तो बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है ना, एटॉमिक मास बढ़ने का मतलब थोड़ी ना केवल न्यूट्रॉन ही बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी तो बढ़ सकता है। हाँ, एटॉमिक मास यस सर, क्या होता है, ए इक्वल टू जेड प्लस एन ना, जेड बढ़ेगा न्यूक्लियॉन तो भी ए मतलब दोनों बढ़ेगा, आ रहे हैं एन ना, बढ़ेगा तो प्रोटॉन दोनों। और न्यूट्रॉन। हाँ, सर बट ये सब तो डिके हो रहे हैं ना धीरे धीरे, होते हैं बट आज तक कंप्लीट क्यों नहीं हो गए? बहुत लंबा प्रोसेस है ना सर इसलिए। हाँ, तो बहुत कम कम बचने चाहिए। फिर तो फिर न्यूक्लियॉन के नंबर बढ़ अच्छा रहे हैं अच्छा मतलब अच्छा बाइंडिंग अच्छा एनर्जी डिक्रीज होगी अच्छा ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक क्वेश्चन और है मेरा, उसके नीचे के एलिमेंट्स सर वो भी आयरन बन रहे हैं, कॉपर भी आयरन बन रहा है कहीं ना कहीं। नहीं ना, कॉपर भी स्टेबल है ना, आपके घर में वायर्स लगे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि 10 साल बाद जब वायरिंग हटाएगी पता चले तो लोहा बन गया। सर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर एफई का सबसे ज्यादा होता है तो बाकी के क्यों एग्जिस्ट करते हैं, राइट? हाँ, यस। कोशिश करना जब रेडियो एक्टिव पढ़ाएंगे हम उसका जवाब तब देंगे, ठीक है? और अच्छा आंसर है, और आप लोग शायद कुछ लोग करेंगे सर जिनको सेग्रे चार्ट से इसका कुछ रिलेशन है क्या? न्यूक्लियर न्यूक्लियाइड चार्ट सेग्रे चार्ट होता है ना? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। ओके। अरे कोई नहीं, तो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी जब हम पढ़ेंगे ना न्यूक्लियाई तब अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप लोग छोड़ो सब, ये बताओ डेल्टा एम समझ में आया? यस सर। बहुत अच्छे।
अब थोड़ा-सा पढ़ लिया जाए। थोड़ा मैंने अभी एक चीज़ स्किप कर दी है, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, वो भी मैं सोच रहा हूँ कि कवर कर देता हूँ। इस ग्राफ को थोड़ा-सा और अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा डिटेल, इस ग्राफ को थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं, टाइम है अभी हमारे पास, ठीक है? मोर डिटेल स्टडी। सर एक क्वेश्चन, हुँ, अभी आपने बताया कि V बाई A करते हैं, हुँ। तो अगर एक ही वैल्यू बढ़ रही है तो फिर डिक्रीज करेगा ना? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी तो ऊपर बढ़ रहा है। हुँ? आई मीन सॉरी, ये घट रहा है ना, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, E बढ़ रहा है ना, ये भी तो बढ़ रहा है ना, बाइंडिंग एनर्जी में भी तो ऊपर के फॉर्मूले में भी तो A आता है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, A इंटू Z इंटू समथिंग प्लस इंटू समथिंग माइनस मास ऑफ एटम, सब आते हैं ना। केवल आप A को ही कंसीडर करके सारी बात नहीं कर सकते ना। खैर ठीक है, बस अब इसके बारे में आते हैं। सर ऐसा कह सकते हैं कि टू मैनी न्यूट्रॉन्स की वजह से स्टेबिलिटी घट जाती है, हाँ, यही होता है, इस ये वजह से रीजन यही है। बाइंडिंग। अभी जब रेडियो एक्टिव पढ़ाऊंगा मैं, हाँ, बताऊंगा कि क्यों होता है, क्या होता है, ओके। एकदम अच्छे सर से आप वो बार आपको बार रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब एक चीज मुझे लग रहा है कि जो हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है, मतलब ए इज ग्रेटर देन हैवी न्यूक्लियस के लिए, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि फिफ्थ। हम्म, काफी क्लोज हो, बट बात करेंगे हम तभी। अभी मैं डिस्कस करके ये सब चीजें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस क्वेश्चन मन में डालना था। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका फेरस, यहाँ पे आयरन का सबसे ज्यादा हो गया, और ये कुछ कुछ यहाँ पे आपके स्पाइक्स आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये शेल मॉडल देता है, इसको भी जब शेल मॉडल पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। सर हाँ बोलो। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा इस ग्राफ का? हम्म, जो ग्राफ आप बता रहे हैं इसमें हाँ, क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं पहले ग्राफ बता दूं, फिर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे ना उसके बारे में, ठीक है। ग्राफ समझा दे तो फिर बताता हूँ क्वेश्चन। अब आप सोचो, पहले क्या देखा आपने कि ये जो लाइट एलिमेंट्स हैं, हल्के एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत कम है, ये क्या होता है कि काफी रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं ना, ठीक है। और लगभग लगभग कितना तक पहुंच रहे हैं ये लोग, और ध्यान दो तो 56 तक बढ़ते जा रहे हैं, बीच बीच में डाउन हो रहे हैं, बीच बीच में कुछ डाउन आ रहे हैं, बट आप ध्यान दो, अगर एक चीज यहां से आप देखो ये वाले कर्व में, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि 56 पर आकर के ये लोग रुक रहे हैं। तो क्या होता है कि ये सब ऑब्जर्वेशन है, अभी मैं क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। अब 56 के बाद क्या हो रहा है कि कर्व स्लोली डिक्रीज कर रहा है, ये समझ में आया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ये स्पाइक्स मेरा मेरा मेन एम यही था कि स्पाइक्स को बताना, जो स्पाइक्स आ रहे हैं ना ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, ये पूरा एक्सप्लेन होता है शेल मॉडल से। मैं शेल मॉडल में बताऊंगा कि ये सब क्या होता है, मैजिक नंबर्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैजिक नंबर ये बताएगा कि यहाँ पर इनकी बाइंडिंग एनर्जी अचानक से बहुत ज्यादा हो जाती है अपने नाइबर से, ठीक है। और क्वेश्चन की बात रही तो उसमें क्वेश्चन केवल ज्यादा कुछ नहीं आता, केवल यही आता है कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा होता है। इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन तब है जब मैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ाऊंगा, तब उसमें आप एक क्वेश्चन देखोगे, वो उसमें से अच्छा क्वेश्चन आता है। इसमें से बस ये आता है कि लाइट एटम्स कैसे होते हैं, कहाँ रैपिडली बढ़ जाते हैं, इससे केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इससे केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है।
थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई क्या है, आयरन। और पूछा जाएगा, बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, मतलब व्हाट इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये भी याद रखना, अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी कर्व अगर नहीं बोल रहा है, थोड़ा सा सोचने की बात है आपके पास, तब आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, एनी क्वेश्चन? इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं, शेल मॉडल पढ़ाऊंगा ना, बस मेरे को शेल मॉडल में आने दो, बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है सर आयरन का ही क्यों होता है? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको शेल मॉडल, अरे लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो शायद उसमें जब बाइंडिंग एनर्जी का जो पूरा टर्म आता है सारे, आप क्या करते हो, बाइंडिंग किसी चीज का मैक्सिमम कब निकालते हो, डेल वी बाई डेल जेड कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। जिस जेड पर ये 0 हो रहा है वही आपका आयरन आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो सर वो तो उसके स्टेबल पॉइंट होंगे ना, तो वो तो उसके स्टेबल पॉइंट होंगे ना, बस उसमें तो एनर्जी मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। हाँ तो डबल डेरिवेटिव भी कर लेना, डबल डेरिवेटिव भी कर लेंगे हम। वो अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब वो वैल्यू मिनिमा है, यही तो होता है ना। यस। हाँ, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा, एक्सट्रीमा मिनिमा। ठीक है, ये हो गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस पे तो क्वेश्चन मुझे लगता है आता ही आता है, जेएनयू में, अरे जेएनयू कह रहा हूँ, बीएचयू में तो क्वेश्चन बहुत किसी आता का है। आया था? किसका क्वेश्चन आया? आई थिंक इनर्ट गैसेस के लिए क्या क्वेश्चन का बाइंडिंग भेज एनर्जी। सकते हो, अगर अभी तुम्हारे पास अवेलेबल हो क्लास तक के बीच में, अगर भेज पाओ तो मैं अच्छा लगेगा, मुझे भेजना, मैं बताऊंगा। एक आता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट पर यूनिट पर न्यूक्लियन। ठीक है, डेल्टा एम बाई ए। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, मान लो तुम्हारा ये मास है एटम का, और ये है इंडिविजुअल मास, सॉरी ये है मास, मतलब इसका, जब z न्यूट्रॉन और z प्रोटॉन, और ये है मान लो एटॉमिक मास अपॉन ए, ये अप्रोक्स है मतलब। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F m a z माइनस ए, या इसको a करके यहाँ -1 कर दो, ये क्या हो जाएगा, m a कॉमा z इक्वल टू a इंटू 1 प्लस। ये इक्वेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफी ज्यादा पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया इस पे, सीधे सीधे यही रिलेशन आ गया था। और ये पैकिंग फ्रैक्शन पे भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने मास डिफेक्ट निकाला ही है, बस मास डिफेक्ट को क्या करना है, मास डिफेक्ट अभी ऊपर मैंने निकलवाया है ना, बस ए से डिवाइड कर देना है, ये तुम्हारा एफ हो गया। जहां एफ पता चल गया, कभी कभी होगा कि तुम्हें क्या दे दिया जाएगा कि मास डिफेक्ट दे दिया, गिवन है, राइट, और ए गिवन है, या फिर कह सकते हो कुछ नहीं, ए डेल्टा एम गिवन है, डेल्टा एम एच गिवन है, एंड एम एन गिवन है। दे विल आस्क यू एटॉमिक मास। ठीक है, दैट्स इट। मान लो तुम्हें दे दिया गया, डेल्टा एम दे दिया 1.0039, राइट, ऐसे दे दिया, तुम्हें एम एच पता ही है, पता है पर दिया भी जाएगा, एम एन पता है पर दिया भी जाएगा, तो आप इन दोनों का यूज करके आप एफ निकाल सकते हो। ठीक है, एक पता करना है तो तुम क्या करना है, केवल, और एम ए जेड क्या होता है, हाँ ये बता देता हूँ पहले, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, जेड एम प्लस
A minus Z Mn, ठीक है, MZ। MZ पता ही है। एमएच की वैल्यू क्या हो गया? एमएच की वैल्यू एमएच की वैल्यू MH की वैल्यू, अरे हाँ, वो तो मतलब हाइड्रोजन का मास है, वो भी दिया रहेगा, 7 समथिंग होता है, सम हाँ अप्रॉक्स होता है कुछ। ऊपर देखो लिखा होगा मैंने, अभी मैं ऊपर लिखा हुआ मैंने, पर दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, दिया रहेगा, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि दे कैन आस्क। ध्यान देना यहाँ भी ए है, इसको भी आपको उधर लेके जाना पड़ेगा एफ के, थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन होती है, बट यू कैन डू इट, लाइक देयर इज नो हार्म, बस इधर का वेरिएबल उधर करना है और कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। अब अगला जो चीज है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस। क्या होता है ये? हाँ, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहीं पर कंसेप्ट आता है शेप ऑफ न्यूक्लियस। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शेप ऑफ न्यूक्लियस कैसा होता है, आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए शेप ऑफ न्यूक्लियस? एनीवन? स्फीयर। स्फीयर। एनीवन और मोर? एक्चुअली इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर ही हमारा शेप डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले बता दूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बता दो क्या चीज क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे ये हो रहा है कि न्यूक्लियस के जब पास में है तो चार्ज सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे चार्ज घटता जाएगा। यही है पूरी कहानी। ये है रो और ये है आर, और एक डिस्टेंस आती है जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आधा हो जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं आर, ठीक है। ये चीज आर है, कैपिटल आर, ठीक है। ठीक है, सर एक बार फिर से बता दीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मेरी आवाज तो समझ आ रही है ना, मतलब क्लियर? यस सर, आवाज आ रही है, सिर्फ एक बारी और बता दीजिए प्लीज। ओके 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 ओके। हाँ, ये एक्चुअली ग्राफ है रो बाय रो नॉट का। ये ग्राफ कह रहा है कि मेरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जब न्यूक्लियस के रो और एक, रो नॉट क्या है? हाँ मैं बताता हूँ। चार्ज सर डेंसिटी ये है, आता नहीं है ना? आता है, बिल्कुल आता है, समझाता हूँ ना अच्छे मतलब से। ये भी आता है मैंने, क्या? ये जो आप बता रहे हैं। क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ, बहुत मतलब बहुत बेसिक, ये बहुत बेसिक आता है, बट मैंने अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग आ सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, हम आज की डेट में पेपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से एनटीए ने, एनटीए की मुझे जहां तक थोड़ा सा बात समझ में आई है, एनटीए जिस तरह से पेपर सेट कर रहा है, हम सिलेबस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते क्या चीज का पूछ लेगा वो। हम सब पढ़ के जाते हैं, प्रॉब्लम क्या है, जानते सब है, एटलीस्ट अगर आ गया तो हमें थोड़ा सा दिमाग तो लगा पाए। जहाँ सभी स्टूडेंट 60 क्वेश्चन करे, तुम 61 करके आओगे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, रो नॉट है एट दिस डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट, एट आर इक्वल टू 0, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। रो क्या है? चार्ज यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एट आर डिस्टेंस, और रो 0 मतलब एट आर इक्वल टू 0, ठीक है। और आर क्या होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये कहता है कि एट रो आर
ये रो नॉट का आधा होता है, ठीक है। ये मतलब ये आप इस फॉर्मूले में भी देख सकते हो, एट आर इक्वल टू आर नॉट, ये 0 हो गया, रो नॉट क्या हो जाएगा 1 + 1। हाँ फॉर्मूला ये है ना, मैं बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूला, जैसे आप लोग एटलीस्ट फॉर्मूला याद कर लो। कभी क्या कुछ नहीं आया, मेरी बात मान लेना, कुछ नहीं आया एटलीस्ट फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर्मूला ही पूछ सकता है, व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड ए न्यूक्लियस। 4 ऑप्शन दे देगा, यहीं बीच में प्लस कर देगा, यहाँ पर प्लस प्लस कर देगा, और उसमें परेशान हो सकते हैं। तो एट आर इक्वल टू आर, यहाँ पर आर पुट कर दो। सर इसमें जो सर डिनोमिनेटर में है सर e⁻r माइन सॉरी सर स्मॉल r माइनस कैपिटल R अपॉन a जो है, इसमें a सर एक कांस्टेंट ही है ना, मतलब उसका कुछ हाँ नाम हाँ वाम तो हाँ नहीं है हाँ ना हाँ कुछ हाँ, ऐसा? ये कांस्टेंट है कोई, ठीक है। जब भी आप ये आर की बात करोगे ना, स्मॉल आर, ये आप एक रिस्पेक्ट में बात करोगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, और रही बात आपकी इसकी, तो ये यही समझा रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आता है, हम उसके बाद देखेंगे, बट आप याद रखना, ठीक है। और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो आंसर क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू रो नॉट बाई 2, ठीक है। और ये फॉर्मूला आ सकता है, ये और ये फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये 3 चीजें मेन है, ओके सर ओके। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है ना, इसमें क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट कर दो, क्वेश्चन था ही नहीं कुछ इसमें, अरे कुछ खास। लिखना था सर, क्वेश्चन लिख नहीं पाए हैं। अच्छा चल लिख लो, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी एट सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। अभी भी नहीं समझ में आया। हाँ अभी भी नहीं हुआ कंप्लीट सर, एक बार और। मैं बोल क्या, मेरी आवाज क्या दिख नहीं रहा है क्या, मतलब ये कॉप नोट पे। सर ये वो समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग समझ में। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दो। हो गया सर, कंप्लीट हो गया। देख लो जिसको लिखना हो। यस सर हो गया। ओके ऑलराइट। क्वाड्रपोल पोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन नहीं आता, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बट मैं बस समझा दे रहा हूँ। सर ये आपने क्या लिखा इंटीग्रेशन के बाद? ठीक है,
समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? यस सर। ये फॉर्मूला आ सकता है, फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट ओनली, इसमें फॉर्मूला के लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे जो मतलब मैंने इसको इंट्रोड्यूस कैसे कराया, रीजन ये है, दिस टेल्स अबाउट शेप, यही है जो शेप बताता है। कैसे? Q इक्वल टू 0 स्फीयर, इफ Q इज सर क्वाड्रुपल मूवमेंट वो कैसा है? क्या 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 क्या? वो भी आपने लिखा है क्वाड्रुपल मूवमेंट, हाँ, तो ये हो कैसे रहा है न्यूक्लियस के अंदर? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक नहीं है ना। जैसे आप बात करते हो, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर सिमेट्रिक है, बात समझना, आप जैसे डायपोल मूवमेंट करते हो, क्या होता है कि जब प्लस माइनस चार्जेस आपस में पहली बार जब नहीं, सबसे पहले मोनोपोल होता है। जब मान लो मैंने कहा कि सारे मेरे प्लस भी जितने हैं उतने ही मेरे माइनस हैं, टोटल करने पे अगर मेरा चार्ज 0 आ रहा है, हम कहते हैं मोनोपोल 0 है, कहते हैं ना। Yes, वो बताता है अगर मोनोपोल 0, इसका मतलब ये होता है कि जितने प्लस हैं जितने अमाउंट में, उतने अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी है, बात खत्म। डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि मेरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा एक तरीके से मैं कहता हूँ आपस में जो डाइपोल मोमेंट्स है वो कैंसिल आउट कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो पेयर है वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, राइट। yes, अगर मेरा क्वाड्रपोल मोमेंट देखा जाए, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक यानी कुछ यूं स्फीयर की तरह, ठीक है, जैसे ये है, क्या होगा कि जितने चार्ज मेरे पूरा चार्ज स्फीयर की तरह है। मुझे नहीं पता स्फीयर आप लोग को दिख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट ट्राई कर रहा हूँ स्फीयर बनाने का। सर सिमेट्रिक होने के लिए क्या स्क्वायर बनाए? वो तो न्यूक्लियस के टर्म में मतलब सिमेट्रिक है, तो कहीं भी एक पॉइंट हमने ओरिजिन माना और उसके इनसाइड अच्छा, मतलब इधर बियॉन्ड देख लिया, तो फिर दोनों ना 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 इक्वल ना, है, ऐसा कुछ सिमेट्रिक नहीं इतना आसान ऐसे आप कैसे कह सकते हो? सिमेट्रिक मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन से देखो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम दिखे। व्हाट इज सिमेट्री? है। देखिए दिस इज व्हाट आई से सिमेट्री, राइट। ये सर फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहता हूँ दिस इज व्हाट, ये है मेरा स्क्वायर। आपने आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है कि नहीं, कभी नहीं पढ़ी है? पढ़िए सर। ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहे होंगे ना सर, मनु सर ने शायद पढ़ाया होगा तो आप लोग को। उसमें क्या होता है कि जैसे हम डिस्क, जब आपको डिस्क्रीट सिमेट्री की बात की जाती है, मान लो स्क्वायर है, तो उसमें क्या होता है कि 4 4 सिमेट्री होती है। आप ऐसे करोगे, इसको आपने ऐसे रोटेट कर दिया, अभी भी वो स्क्वायर है, फिर आपने रोटेट कर दिया, अभी भी वो स्क्वायर है, फिर रोटेट कर दिया, अभी भी वो स्क्वायर है, तो 4 4 सिमेट्री हो गई ना ये। यस सर। तो ये सब चीजें इसी में आता है, सिमेट्रिक है। मैंने एक स्फीयर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसको मैंने रोटेट करता जा रहा हूँ। मैं जिस डायरेक्शन में करूंगा, जिस डायरेक्शन में देखूंगा आर थीटा फाइव, कोई भी मुझे पॉइंट बता दो, मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम दिखेगा। एट दैट पॉइंट ये केवल स्फीयर में पॉसिबल है, उसके लिए मेरा ये 0 होना चाहिए। अगर मेरा क्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर मेरा चीज ग्रेटर देन 0 है, तो ये कैसा होगा? प्रोलेट। शेप का नाम याद कर लो, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, पर अब याद हो गया है, पहले भूल जाता था। तुम्हारे तुम लोग के एज में था तो मैं भूल जाता था, पर अब याद रहता है। और ये होता है स्फीयर, मान लो, जैसे मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। प्रोलेट कुछ यूं होता है, अंडे की तरह। अंडा तो सभी यहाँ जानते होंगे, एग, मतलब इंग्लिश हिंदी प्रॉब्लम जिनको हो रही होगी, ये प्रोलेट है, राइट। अगर क्यू ग्रेटर देन 0 है तो न्यूक्लियस मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर क्यू लेस देन 0 है तो इसका नाम होता है ऑबलेट। क्या सर? ऑबलेट, OBLAT, ऑबलेट। और ये कुछ यूं दिखता है, ठीक है। सर बोलो। सर प्रोलेट और ऑबलेट में दोनों का बस पोजीशन का ही फर्क है बस।
हाँ, मतलब ये कह सकते हो जिसका वर्टिकली ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है ये हॉरिजेंटली एक्सटेंड हो ओके गया ओके ओके समझ बस। गया यस सर बस ये कह दो अंडा खड़ा हुआ है वर्टिकल और ये अंडा हॉरिजेंटल है, दैट्स इट। और कुछ नहीं है, बाकी स्फेयर है। ओके सर q इक्वल टू 0 ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ बीएचयू में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं बता रहा हूँ जो जितना भी मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल केवल रेडियो एक्टिविटी, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट और कोलिजन, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में, इन्हीं 4-5 चीजों से आते हैं न्यूमेरिकल। बाकी सब में केवल थ्योरेटिकल पार्ट से आता है। ठीक है, ओके सर हाँ। सर इसमें क्यू को सर कैलकुलेट करना पड़ेगा निकालने के लिए। क्यू को सर इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? हाँ पड़ता है, पर आपके अभी आप जिस एमएससी एंट्रेंस में आप जा रहे हो उसमें कोई जरूरत नहीं है, और सर उसमें ये नहीं क्यू पूछा जो है जाएगा। कि ये क्यू टोटल है सर, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्या क्या? ये क्यू क्या? क्यू क्वाड्रपोल मोमेंट है ना, सिंबल है ये सिंबल है इसका क्वाड्रपोल मोमेंट का, लिखा हुआ ना यहाँ पे। एनी फर्दर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो? नो सर। नो सर। ठीक। सर एक मेरा क्वेश्चन ये हाँ हाँ, नहीं था। अच्छा पूछो पूछो, मेरा बताओ। क्वेश्चन था कि सिर्फ क्वाड्रपोल मूवमेंट ही क्यों एग्जिस्ट करता है? क्यों एग्जिस्ट करता है, कब कब? जी आपने ये जो स्लाइड में शो साइज की करी है बात ना। जब मैं बता रहा हूँ उसमें मैं केवल क्वाड्रपोल मोमेंट को ही क्यों ले रहा हूँ, राइट? यस सर। वेरी गुड, ओके। आप फॉर्मूला देखो, मैं ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहता था, बट ठीक है आपका क्वेश्चन है तो मैं उसको बता देता हूँ। आप एक क्वेश्चन देखो, ये डिफरेंस क्या है और इसी को इंटीग्रेट करें पूरे वॉल्यूम में। अगर ये z हर जगह बराबर है और इवन है ना फंक्शन, तो मेरा क्या कह रहा हूं मैं, ये जो डिफरेंस है किसी पॉइंट पर, यहाँ आप मान लो इसको ले लिया, तो आप देखो कि जेड स्क्वायर आर स्क्वायर ये पूरा कैंसिल आउट कर देंगे अगर मेरा ये जेड हर डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिक हो गया। तो अगर मैं स्फेयर में हूं तो ये क्या हो रहा है, ये चीज है ना, ये बहुत सिमेट्रिक हो जा रहा है, लाइक ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। और ये z अगर ज्यादा हो गया, लाइक इसमें पॉजिटिव के लिए मतलब क्या है, मैं देख रहा हूँ ना z एक्सिस की चीजें एक्सटेंड कर रही है, क्या बता रही है, z का टर्म है ना, ये इसको ज्यादा, ये ज्यादा है, इससे ज्यादा है ये, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है q की वैल्यू। अगर यही चीज निगेटिव आ जाएगा, यही चीज अगर निगेटिव आ जाएगा डिफरेंस, तो क्या हो जा रहा है, q निगेटिव आ जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि इससे हम अप्रोक्स ये पता कर सकते हैं कि मेरा जो r है, मेरा जो रेडियस है, शेप है, वो किस तरफ टेंड कर रहा है। आइदर ये z की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, आइदर ये हॉरिजेंटली हो जा रहा है, कि सिमेट्रिक जा रहा है। बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई क्वाड्रपोल मोमेंट ये सब बात बताता है। डाइपोल मोमेंट वगैरह ये सब बातें नहीं बता पाता। ठीक है, यस सर क्लियर। हाँ नाइस, वेरी गुड। अब एक आखिरी चीज जो बची है, फिर उसके बाद एक यूनिट खत्म हो जाएगी, वो है रेडियस। मुझे पहले ही कवर कर देना था, पर मुझे लगा कितने लोगों को तो बात पता भी होगी। हाँ यस सर ये मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर इसके बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ये फॉर्मूला कैसे आता है? कुछ नहीं, आप लोग को ये पता ही होगा, वॉल्यूम रो एम होता है ना,
आपका एटॉमिक मास पर यूनिट वॉल्यूम, एटॉमिक मास ये हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया 4 पाई/3 r0 क्यूब। यस सर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि r0 क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, r0 कह रहा हूँ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a/3, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है r0। कभी जिंदगी में फॉर्मूला भूल जाओ, अगर कोई भूलता तो नहीं होगा, पर फिर भी एक उम्मीद है कि शायद कोई भूल जाए, तो इस तरह से आप अपना डेरिवेट भी कर सकते हो। ये होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूँ आता ही आता है। इस फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन जस्ट में पूछा गया था, ठीक है। इसमें बस ये पूछा गया था, अगर एटम, व्हाट इज दैट एटम दैट हैज 1/3 रेडियस ऑफ, किसका पूछा गया था, लेट मी चेक। कोई एटम था शायद, एक्स ही था शायद, मुझे नहीं याद आ रहा, 189 ये लिखा हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन है ऐसे, दैट हैज 1/3 रेडियस ऑफ दिस। हम सबको पता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a 1/3, राइट। तो r 1/r2 189 1/3 a 1/3, ओके। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले हम लोग। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1 मिनट। आई थिंक अप्रोक्स 5.79 आ रहा है, 74 अपॉन a क्यूब। और ये जो रेडियस है कैसी है, इसका 1/3 है ना, ये आंसर आ जाएगा 3। तो a 1/3 क्या आ जाएगा, 5.74 की पावर 3 a। इसको सॉल्व कर लेना। आंसर 7 आ रहा है। 7 किसका होता है, आई गेस नाइट्रोजन का होता है क्या, नहीं नहीं नहीं, लिथियम का होता है शायद, नहीं नहीं, 7 तो एटॉमिक नंबर होता है शायद उसका, लिथियम का होता है, लिथियम या बेरिलियम का होता है, दोनों में से एक का होता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। लिथियम का होगा। हाँ, तो वो आंसर हो जाएगा। बट अब ध्यान दो, मुझे लगता है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, है ना, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सर सकते ये थे। क्वेश्चन जस्ट में तो आया हुआ था यार मेरे पास, जो लिखा हुआ है r1/3 ऐसा था सर, 189 बाई स्टेबल न्यूक्लियस और दैट हैज वन। ये ऐसे हो गया ना, बस ऐसे भी कर सकते थे सीधे, लाइक जरूरत ही नहीं थी। सर ये क्वेश्चन बुक में दूसरे टाइप किया हुआ है बट आंसर ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, मैं बताता रहा हूँ, मैं जब कहीं प्रीवियस ईयर लगा रहा था कहीं पर अपने, तब मुझे ये क्वेश्चन अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास वर्क प्रेशर इस पर काफी है, तो मैं प्रीवियस ईयर देख नहीं पा रहा हूँ सही से। सेम क्वेश्चन बुक में है बट दूसरे टाइप से किया हुआ है। अच्छा अच्छा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर ये मैं इतना मुझे पता, जस्ट में आया हुआ है ये, ठीक है। और ये है, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कर लिया जाए इसके, पर एक कर लेंगे सर, बुक में है। सेम ही है, मतलब सेम ही क्वेश्चन आते हैं सीधे सेम पैटर्न पे, मतलब बता तो रहा हूँ मैं, एक जनरल बता रहा हूँ, यू विल बी गिवन 1 radius of any atom, ठीक है।
अब तुम्हें R दे दिया और उसका मान लो A भी दे दिया, तो तुम्हें क्या निकालना रहेगा? इसको लिखो मत, क्या लिखी लो, कुछ लोग लिखना शुरू कर दिया होंगे। यू विल बी गिवन 1 रेडियस ऑफ एनी एटम है और A भी दे दिया, मान लो एटॉमिक मास भी दे दिया, देन यू कैन कैलकुलेट R and A of other atom। अब ध्यान दो, इसमें 4 अननोन है। R, मान लो R प्राइम और A प्राइम है, एक है, दूसरा एटम है R और A। इसमें 4 चीजें हैं ना, जिसमें से तुम्हें 3 तो पता होना चाहिए। 3 आउट ऑफ 4 मस्ट बी नो। मस्ट बी नो, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में R प्राइम बाई R, इसका रेशियो में पता था कि 3 आ रहा है, तो हमने A प्राइम और A का, और A प्राइम और A में एक का A पता था, तो A निकल गया था ना, एक एटॉमिक मास पता था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। इस पर ध्यान देना, प्रीवियस ईयर्स लगाना, कोई भी मिलते हैं नहीं होते हैं मेरे से शेयर करना। जैसे EMT के साथ आपने मेरे साथ किया था, कुछ क्वेश्चन अभी मेरे पास अभी आया था, बट मैं शाम को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा इफ्तार वगैरह का हो गया था, तो मैं शाम में मैसेज की रिप्लाई नहीं दे पाया था, बट मैं भी शायद दूं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या 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 बोलिए, फिर से बोलिए। मास नंबर सर, हाँ नंबर हाँ, ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना सर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सर ये एक नंबर होता है ना, तो सर इसको बिल्कुल मास बिल्कुल हम बिल्कुल। तो सर ये एक मास हम क्यों बोल रहे हैं इसको मास, मतलब मास आप सोच रहे हो इसको जैसे मास क्यों आप बोल, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसको मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही हमारा पूरा मास को बनाने में, ये पूरा कंस्टिट्यूएंट यही है ना। तो सर न्यूक्लियस ये में सबसे मास ज्यादा थोड़ी ना, ये न्यूक्लियस। सर ये सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाँ 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 हाँ, मैं आता हूँ। एक्चुअली ये जो A होता है ना, A जो होता है, इसलिए इसको मास नंबर बोला जाता है। यस मैं आपको बता देता हूँ सही से, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है, इसका वर्ड नेम है मास नंबर, बट एटॉमिक मास इसलिए इसको बोल देते हैं क्योंकि ये जो होती है एटॉमिक मास, ये U यूनिट में होती है, एटॉमिक मास यूनिट में। बात समझ में आ रहे हो? तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना, या नंबर, ये जो मास नंबर होता है, ये बोलता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं बात करूं 1 kg, तो kg जब तक नहीं लगाऊंगा, केवल 1 बोलूंगा, वो तो नंबर है। बट अगर एटॉमिक मास यूनिट में आ गए, मतलब मैं हर एक एटम की बात कर रहा हूं, तब जस्ट अ नंबर इज इनफ टू टेल यू दैट आई एम सेइंग अ एटॉमिक मास, राइट। तो सर इसलिए इसको केजी में बदलेंगे, मतलब केजी में होगा या ग्राम में होगा तब ना सर, तब बोलेंगे, तो ना बोलेंगे उसको मास या कुछ या कोई नहीं नहीं पैरामीटर, नहीं मास नहीं के लिए तो ऐसा नहीं। मैं बोल तो रहा हूँ, हम जैसे किलोग्राम ग्राम यूनिट है, वैसे एटॉमिक मास यूनिट भी एक यूनिट ही है, बस छोटे लोगों के लिए वही एटॉमिक मास यूनिट होती है, एएमयू। यू या यू बराबर है सर। हाँ हाँ हाँ, एक ही चीज है वो। ओके ओके ठीक है। यस सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन देखते हैं। और सर हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है, हाँ पूछो। सिंपल ही है, बट क्वेश्चन तो है इसी पे बेस्ड है। हाँ बोलो द बोलो। रेशियो ऑफ रेडियल ऑफ H की पावर 4 एंड H पावर 32 इज रेशियो ऑफ रेडियल। रेडियल, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ H हाइड्रोजन E की पावर 4 हाँ एंड S की ओहो, पावर 32 2 होगा 2।
He की पावर 4 नहीं होता, हीलियम 4 है वो, ये हीलियम 4 है। तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, मान लो RHE है इसका और तो मैं अलग अलग लिखा है ना, H फिर E की पावर 4, इसीलिए बोले। हाँ वो गलत लिखा है आपने। Yes. इसका एटॉमिक मास कितना है 4, इसका एटॉमिक मास कितना है 4 32, 1/3 बस, 1/2 1/3। How sir? सर कैसे 1/2? So 1/8 whole to 1 पावर होती कह ना? रहा हूँ, पावर 1/3 नहीं रहेगी। नहीं सर, आंसर हम बता रहे हैं 1/2। अच्छा ओके 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 ओके, मैं कुछ और सोचा। ये आएगा, आंसर तो गिवन नहीं था सर, पता नहीं। हाँ ये आएगा, ठीक है। यस। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग करना। फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन per unit per meter cube in a nucleus। सर रुक गया था। क्या ये मेरा ये रुक गया था? So आपकी स्क्रीन रुक स्लाइड गई भी है। रुक गई, आवाज भी नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? आवाज ठीक है, आवाज आ रही थी, आवाज आ आ रही रही है। है। हाँ, स्क्रीन मिरर पे दिखने लगा। अच्छा ठीक, वो बीच बीच में हो जाता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। आंसर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 10⁴, 10⁻50, 10⁻37 और ले लो 10⁻28। पूछ रहा है क्या होगा आंसर, ये कोई होमवर्क है, कोशिश करना लगाने की, ठीक है। सर स्लाइड थोड़ी, और क्वेश्चन देता हूँ, जो अभी करा है उसको भी दिखा दीजिए ना, मेरे में पूरा रुक गया था। क्या क्या क्या? सर स्लाइड थोड़ी नीचे कर दी थी ना, मेरे साइड पूरा रुक गया था। ऐसे ठीक है, ठीक है सर। इस तरह से ठीक है, हाँ ओके। नहीं क्लियर, अब सही कर, नहीं ऊपर कर दीजिए, मेरे में रुक गया था। समझा नहीं, तुम्हारे में रुक गया है। सही है, मतलब मेरे फोन में आप स्लाइड रुक गई थी, चल नहीं रही थी। कहाँ से दिखाना है आपको? अभी बस यही वाला हो गया क्लियर। हो गया, अब कर लूँ सही? हाँ हाँ कर लीजिए। ओके, थैंक यू। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? ठीक है, तो अभी तो इतना इनफ है क्वेश्चन, और बेसिकली और तो एक और मैं रिविजिट कर लेता हूँ अपने आज वर्क सर को। न्यूक्लियर डेंसिटी, हाँ हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन और था, कर लेंगे ओके सर, हो जाएगा। हो गया? न्यूक्लियर डेंसिटी का था, यस सर। हम्म, अच्छा अब ये रोएम की वैल्यू की बात कर रहे हो? नो सर, एक न्यूक्लियर डेंसिटी का क्वेश्चन है बुक में, वो कर लेंगे। भेजो भेजो सर भेजो। इसमें डी हुआ क्या? डी, कैसे आया आपका डी आंसर? सही है क्या सर? नहीं बिल्कुल नहीं। तो छोड़ टी नहीं दीजिए। होगा सर, टी नहीं आ रहा था। नहीं, आप कोशिश करिए कल लगा के आना, अभी इतनी जल्दी नहीं लगाइए, ठीक है। और एक बार और मैं विजिट कर लेता हूँ ऊपर से नीचे तक। नंबर ऑफ हाँ हाँ थोड़ा तेज बोलो, आवाज बहुत धीमी न्यूट्रॉन आ को रही है। कहते हैं। आवाज थोड़ा धीमे आई थी, थोड़ा फिर से रिपीट कर दो क्वेश्चन अपना। सर नंबर ऑफ न्यूक्लियन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों सेम ही चीज है क्या? नहीं 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 नहीं, दोनों सेम नहीं, अलग है। न्यूक्लियन मतलब
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में न्यूक्लियन बोला जाता है। ठीक है, सर ऑप्शन ए होगा ना? ऑप्शन ए, 10 हाँ करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, यस सर। कैसे किया आपने, स्टेप बताइए। Sir, because the nuclear radius of nuclear approximate 10⁻⁻15 ऑर्डर बहुत में अच्छे, है, तो बहुत अच्छे। इसी के हाँ, वजह से सर अगर 10⁻⁻15 10 45 to आ the रहा power होगा। 15 है 17 पावर माइनस है माइनस 15 होता है ना फर्मी 10 मीटर। to 10 यस यस सर। और सर डिवाइड किससे करना? डिवाइड क्यों करना, आप क्या सोच रहे हो नंबर मतलब? फाइंड करना सर। अच्छा आप ये कह रहे हो जैसे ये है, मान लो तुम्हारा ये मीटर क्यूब है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन ही तो पूछा है, तो डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है, 10 की पावर 45 आ रहा होगा, -45, नीचे ऊपर ले जाओ 10 की पावर 45 आ गया, तो लगभग लगभग उसी के आसपास आएगा, 44 उसी के पास है, इस वजह से ये आंसर आ जाएगा, उसका सही है, आंसर ए इज करेक्ट। आप करिएगा, आप भी ट्राई इसको करिएगा। सॉल्व करके सर बता। हाँ ठीक है, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी तो काफी टाइम बचा है, मुझे लग रहा है अभी तो टाइम है। सर इसको solve करके ये शो कौन सा लगेगा कौन सा, तो इसको सर सॉल्व करके सर बता दीजिए क्वेश्चन को। नहीं ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ सब ट्राई करें, एक दो लोगों के ट्राई करने से मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं होता, आप सब ट्राई करो, ओके ओके सर, बस ट्राई करो, मैं कल बताता हूँ। ओके सर। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्योंकि असाइनमेंट में भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट कुछ तो हो करने को। तो नया यूनिट शुरू करूँ कि अभी इस पे और क्वेश्चन कराऊं? सर अब नेक्स्ट हम्म, सर नेक्स्ट डे क्वेश्चन करा दिया जाए ना। होमवर्क दे दीजिए। मैं क्वेश्चन खोज रहा हूँ कुछ। हाँ एक क्वेश्चन मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। कैलकुलेट न्यूक्लियर डेंसिटी ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करना, ठीक है, या इसको सॉल्व ही करा देता हूँ कि कुछ तो हो जाए। न्यूक्लियर डेंसिटी से 10 power मान लो कि 17 होता v होता है क्या, 4 पाई/3 r³ राइट, तो है। ये यस लगभग सर लगभग क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी बताता हूँ। 4 pi/3 जो रो हो जाएगा तुम्हारा वो होता है m/v। मास इसमें m कितना होता है, आपके मास ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होंगे, अपॉन v हो जाएगा, ठीक है। यस सर और मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ ये हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, भी इक्वल टू 4 ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, सर ये वहीं पे हो जाता था, आर नॉट की वैल्यू रख देते तो हो ये हो गया नहीं 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 ऐसे नहीं हो जाता, ए मैंने a इंटू मास ऑफ नहीं मास ऑफ प्रोटॉन ले लो, इनफ है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन a हो जाएगा, इससे बाद क्या हो जाएगा a इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और v क्या हो जाएगा 4/3 r0³ और r0³ कितना होता है, यही तो हो जाता है, 1.8 और r0³ क्या हो जाएगा, इसको इसको लिख सकते हो r0³ a³, a मतलब केवल, ठीक है, यस और ये a से a कैंसिल हो गया है, 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 पाई इंटू सर ये हम ठीक डेंसिटी है। निकाल रहे हैं। हाँ बोलो क्या हुआ, सर रो सर हम न्यूक्लियस का डेंसिटी निकाल रहे हैं। हाँ वो मास डेंसिटी है ये,
ये 45 हो गया आर नॉट की वैल्यू लगभग अप्रॉक्स। उसको जब काटे पीटोगे तो लगभग 10 की पावर 17 kg 17 आएगा। पर मीटर। सर हाँ बोलो। एटम का सर निकाल रहे हैं या न्यूक्लियस का निकाल रहे हैं? क्या क्या क्या? रो सर ये एटम का मास है या न्यूक्लियस का मास है? ये ऊपर ये सही है। ये हाँ। मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूँ ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ न्यूक्लियन में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इन दोनों के मास लगभग बहुत बराबर ही होते हैं, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 के आसपास ही होते हैं, इसलिए इनको मैंने डायरेक्ट ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट्स इट। ठीक है, बस। और ये दोनों चीजें हो गई, और कुछ चीजें हैं। हाँ, मतलब मैं आपको बता दूं, जो प्रॉब्लम आती है ना बीएचयू वगैरह में, डायरेक्ट ये पूछा गया है न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी होती है, 10 की पावर 17 लगाना था, और ये पूछा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया डायरेक्ट, फाइंड द व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब इन ए न्यूक्लियस, डायरेक्ट पूछा गया, आपको सीधे ये लगाना था, समझ में आया? पर आपके पास टाइम नहीं रहेगा ना ये सब कैलकुलेट करने का, ये सब याद होना चाहिए, 10 की पावर 17 जैसे एक लड़की को याद था अभी, ये सब याद होना चाहिए, न्यूक्लियर डेंसिटी और न्यूक्लियर नंबर डेंसिटी, ठीक है, ये अप्रोक्स सबको ये पता होना चाहिए, जनरल चीज है, ठीक है। और कुछ चीजों की वैल्यूज है, जैसे बोर मैग्नेटॉन हो गया, आप पढ़ते थे ना, म्यू भी पढ़ते हो, ई एच कट अपॉन क्या होता था बोर मैग्नेटॉन, 2 पाई एम 2 एम ई, और इसकी वैल्यू क्या होती थी? 9.27 into 10 minus 12। हाँ, जो भी हो मेरे को याद अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं याद है, बट इसकी होती है ना, सिमिलरली न्यू ये इसकी क्या नाम है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन्स भी होता है, म्यू एन, इसकी वैल्यू होती है ई एच कट अपॉन 2 एम पी, एमपी होता है, इसमें मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, और इसकी वैल्यू जाती है 5.27, नहीं 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 इतना नहीं होता सर। नहीं नहीं 5.051 इंटू 10 की पावर -27 जूल, जूल पर टेस्ला, ठीक है। और इसकी दूसरी यूनिट है, दो दो यूनिट में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द न्यूक्लियर, ये बीएचयू का ही क्वेश्चन है, बस यूनिट चेंज कर दिया था लोगों ने, आंसर ही बदल दिया, यही चीज दिया हुआ था, और यूनिट ये दे दिया, मेरे कई दोस्तों ने यही टिक करके चलाए, सारे लोग ने यही टिक करके चले आए, ठीक है। ठीक है, यस। यस ये समझ में आया? सर वो क्या लिखा है आपने, यूनिट? ये जूल पर टेस्ला है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला है, यूवी ओके सर। हाँ तो 10⁻8। हाँ 8 है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, और इस तरह से म्यूबी का भी याद कर लेना, जूल पर टेस्ला में भी और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला में भी। रुक जाओ, अगर मेरे पास कुछ को वैल्यू मिल जाती है तो मैं बताता हूँ, खोजना इसके बारे में, खोज के बताना। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है इन दोनों के लिए, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इनका रेशियो इसके बराबर होता है, और इसका आंसर होता है 1836। मैं आपको बता दूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है स्यूसेट में पूछा गया था, आई थिंक, मैं क्योंकि मैंने स्यूसेट दिया नहीं था, बट कुछ लोगों ने डिस्कस किए थे, उनसे पूछा गया था व्हाट इज रेशियो ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन और बोर मैग्नेटॉन, ट्रस्ट में लोगों ने यही करके चले आए, आंसर था 1/1836। मैं बता रहा हूं, ऐसी सी गलतियां ही करके आते हैं लोग, आप समझ रहे हो,
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। मेरे कई दोस्तों ने केवल यही 1/1836 करने की जगह 1836 करके चले आए। उन्हें लगा हाँ हाँ बोर मैग्नेट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये भूल गए कौन ऊपर रहता है कौन नीचे रहता है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, और 3 नंबर ऐसे ही सर खुल जाते हैं। 1836 तो सही है ना? हाँ 1836, हाँ 1 अपान गलत है। हम्म। ये सब छोटे छोटे वैल्यूज है जो मतलब लोगों को जल्दी मिलती नहीं है की जगह पर, तो मैं थोड़ा बहुत इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलो क्लास अभी बंद करते हैं। ठीक है, कल इसके आगे पढ़ाएंगे हम। हाँ, कल हमारा जो डिस्कशन होगा टुमारो का, टुमारो क्या डिस्कशन होगा, क्या पढ़ा जाए, मॉडल शुरू किया जाए। यस सर। पहले बताता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और मॉडल्स। ठीक है, इसको स्टार्ट कर देंगे। मुझे नहीं लगता खत्म होगा कि नहीं होगा, पर इन दोनों को कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है फिर। हाँ, कोई अभी क्विक क्वेश्चन कोई? सर अगर टाइम है सर, आपने बताया था सर जेएनयू के बारे में बताएंगे सर, थोड़ा फैकल्टी के बारे में बता दीजिए। क्या किस चीज के बारे में बता दें, मतलब क्या? इट मीन्स जेएनयू के फैकल्टी के बारे में। वेट मिनट बस।